हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं श्रीमती महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित रेखा चित्र संग्रह अतीत के चलचित्र से जुड़ा हुआ एक प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है कि अतीत के चलचित्र संग्रह की अपने शब्दों में समीक्षा कीजिए। आइए इस पर बात करते हैं। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। प्रख्यात साहित्यकार होने के साथ साथ वे चित्रकार, स्वाधीनता सेनानी एवं शिक्षाविद भी रही। जहां उन्होंने हिंदी साहित्य को अपने काव्य लेखन से समृद्ध किया, जिस कारण उनकी गणना छायावाद के महत्वपूर्ण 4 स्तंभों में की जाती है, वहीं उन्होंने हिंदी साहित्य के गद्य भंडार की विभिन्न विधाओं को भी अपनी लेखनी से समृद्ध किया है। इसी श्रृंखला में रेखा चित्र और संस्मरण दोनों ही विधाएं महादेवी की कलम का स्पर्श पाकर जीवंत हो उठी हैं। रेखा चित्र और संस्मरण साहित्य की ऐसी विधाएं हैं जो एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करती हुई दिखाई देती हैं। संस्मरण विधा में रचनाकार अपने जीवन से जुड़ी व्यक्तियों और घटनाओं का स्वयं पर पड़े प्रभाव और उसकी स्मृतियों के अनुसार चित्रण करता है। वहीं रेखा चित्र में रचनाकार वर्ण विषय का संक्षेप में पूर्ण तटस्थता के साथ ऐसा शब्दांकन करता है जिससे पाठक के सामने वर्ण की आकृति या दृश्य साकार हो उठता है। महादेवी के रेखा चित्र और संस्मरण दोनों ही विधाएं की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए दिखाई देते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे वो आपस में घुल मिल गए हैं। संभवतः इसीलिए रामचंद्र तिवारी ने उन्हें संस्मरण नुमा रेखा चित्र कहना उचित समझा है। इसी कड़ी में कामेश्वर शरण सहाय ने इस संदर्भ में लिखा है, महादेवी के स्पष्ट निर्धारित रेखा चित्रों में भी उनका निजित्व इतना लीन हो गया है कि आत्मीयता की अतिशयता से वह संस्मरण बन गए हैं। इसके विपरीत उनके संस्मरणों की रेखा चित्र में परिणति भी उतनी ही सच है। महादेवी वर्मा ने महत्वपूर्ण रूप से जो संस्मरण रेखा चित्र किए, उनमें अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार प्रमुख रूप से है। आइए अब बात करते हैं अतीत के चलचित्र के विषय में। प्रस्तुत रचना में महादेवी ने अपने संपर्क में आए साधारण जन की विशिष्टताओं को उजागर करने के साथ साथ उनके जीवन संघर्ष का चित्रण भी बड़ी कुशलता से किया है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि हिंदी साहित्य में रचनाकारों ने जहाँ बहुधा विशिष्ट व्यक्तियों जैसे नेताओं, साहित्यकारों, कलाकारों के विषय में संस्मरण लिखे, वहीं महादेवी की प्रस्तुत रचना को यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो इसमें वर्णित विषय का आधार साधारण व्यक्ति ही रहे हैं। साधारण व्यक्तियों में भी वे ही लोग अधिक हैं जो परिवार की अपेक्षा और समाज के तिरस्कार का पात्र बनकर रह गए हैं। लेखिका इनकी कर्म कथाओं के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों और अन्याय का चेहरा भी पाठकों के सामने लाने में सफल हुई है। अतीत के चलचित्र में जिन 11 स्मृति चित्रों का अंकन किया गया है वे हैं रामा, मारवाड़ी विधवा भाभी, बिंदा, सबिया, बिट्टो, बाल विधवा, घीसा, समाज में पतित कहलाई जाने वाली माता की पुत्री, अलोपी दीन, बदलू और रदिया तथा लक्ष्मा। महादेवी ने इन चित्रों को कोई शीर्षक नहीं दिया, संभवतः इसलिए ये चलचित्रों के समान गतिशील होते हुए प्रतीत होते हैं। अतीत के चलचित्र के पात्र हैं अपनी सौतेली मां के अत्याचारों से घर छोड़कर आया बुंदेलखंडी किशोर रामा, जिसे महादेवी की माता ने अपने 3 बच्चों की देखभाल का सारा जिम्मा सौंप दिया था। महादेवी को सदा से एक भाभी की चाह थी। मारवाड़ी विधवा भाभी के माध्यम से लेखिका की यह कमी भी पूरी हो जाती है। वहीं बिंदा महादेवी के बचपन की सहेली थी, जिसका जीवन उसकी विमाता ने कष्टपूर्ण बना दिया था। दूसरी तरफ जीवन से कठोर संघर्ष करती सबिया, जो परिश्रम की प्रतिमूर्ति बनकर हमारे समक्ष आती है। इसी क्रम में परिवार से उपेक्षित 35 वर्षीय रोगिणी बिट्टो, जिसके भाई भाभी उसे बोझ समझकर उसका विवाह 54 वर्षीय वृद्ध से करवा देते हैं। अन्य रचना में 18 वर्षीय बिन ब्याही बाल विधवा दर्शाई गई है, जो समाज के भय से अपनी संतान का त्याग नहीं करना चाहती। तभी लेखिका उसे अपना संरक्षण देकर अपने उदार व्यक्तित्व से हमारा परिचय करवाती है। घीसा नामक रेखा चित्र में गुरु भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करता मासूम घीसा भी अपनी गहन गंभीर तथा निश्चल छवि प्रस्तुत करता है। वहीं समाज में पतित कही जाने वाली माता की पुत्री, जिसमें एक साहसी युवक ने विवाह किया परंतु पति की बीमारी की
से मृत्यु के बाद ससुराल पक्ष उसे सहारा नहीं देता, वह फिर अकेली रह जाती है। वहीं नेत्रहीन कर्मठ अलोपी दीन जो पत्नी के धोखे का शिकार बनता है। अत्यधिक निर्धनता में जीवन व्यतीत करने वाले कुम्हार दंपत्ति बदलू और रधिया, कर्तव्यपरायण और सरल पहाड़ी युवती लक्ष्मा ऐसे ही पात्र हैं। अतीत के चलचित्र के सभी पात्रों ने अपनी जिजीविषा से महादेवी को प्रभावित किया और महादेवी ने को उनसे लगाव भी रहा है। महादेवी इस कृति की भूमिका में स्वयं लिखती है, इन संस्मरणों के आधार प्रदर्शनी की वस्तु न होकर मेरी अक्षय ममता के पात्र रहे हैं। विमाता के अत्याचारों से त्रस्त घर से भागा रामा महादेवी समेत 3 भाई बहनों की देखभाल कर उन पर अपना स्नेह लुटाने लगा। इस संबंध में बाधा बनी उसकी नवविवाहिता पत्नी। स्नेह का भूखा निर्धन रामा आश्रय पाकर अपनी भावविहीन हो जाता है, इतना भावविहीन हो जाता है कि वह बच्चों की देखभाल पूरे मनोयोग से करता है। बच्चे उसकी नवविवाहिता पत्नी का रूखा व्यवहार भांप जाते हैं और उसे तंग करते हैं। महादेवी की माताजी उसे घर छोड़ कर गई पत्नी के पास भेज देती है। इस स्मृति चित्र में रामा बालपन की मीठी स्मृतियों के रूप में विद्यमान है। रामा की तरह महादेवी की बाल्य सखी बिंदा भी विमाता के अत्याचारों से त्रस्त है। इन अत्याचारों से मुक्ति उसे अपनी मृत्यु के बाद ही मिलती है। रामा के पास भागने का विकल्प था, पर बिंदा के पास ऐसा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। एक और माँ के रूप में स्त्री ममता का असीमित कोश है, वहीं इस कृति में विमाता के रूप में वह क्रूरता का प्रतीक बनकर भी हमारे सामने आती है। यह बहुप्रचलित कथन है कि माता कुमाता नहीं हो सकती, परंतु बिंदा की नई माँ अपने पुत्र को तो खूब प्यार करती है, परंतु बिंदा को धूप में नंगे पैर खड़ा रखने और खंबे से बांध कर रखने का दंड भी देती है। यह एक ही स्त्री के 2 रूप हमारे सामने आते हैं। वह बालिका बिंदा से गृहिणी की सी कुशलता की अपेक्षा करती है और घर के सारे काम उससे करवाती है। कड़ी मेहनत के बाद भी बिंदा को ना तो माँ का प्यार मिलता है, ना ही पिता का। यदि रामा और बिंदा को अपने परिवार में समुचित स्नेह मिलता तो उनकी यह दुर्दशा कभी नहीं होती। 8 वर्षीय बालिका महादेवी को भाभी की चाहत 19 वर्षीय मारवाड़ी विधवा की ओर आकर्षित करती है। उस समय समाज में प्रचलित कठोर विधानों के कारण भाभी को परिवार के अत्याचार सहने पड़ते थे। अल्पाहार का सेवन, भोजन कर गृहस्थी के कार्यों में लगे रहना, अवकाश के क्षणों में अंधेरे घर में एकांकी जीवन जीना उसकी नीति बन गया था। मारवाड़ी सेठ की पुत्री जब भी मायके आती भाभी को शारीरिक प्रताड़ना देती। दुख के क्षणों में वह महादेवी के साहचर्य से बुलाने की कोशिश करती। महादेवी ने उपहार स्वरूप उसे अपने हाथ की काढ़ी हुई रंगीन ओढ़नी दी। परिवार की दृष्टि में विधवा का रंगीन वस्त्र पहनना बहुत बड़ा अपराध था, जिसकी सजा उसे बेसुध होने तक मार पीट कर दे दी गई। यह कैसा समाज था जहां अनाथ और विधवा स्त्री के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। उसके जीवन को कठोर तपस्या से सांचे में ढाल दिया गया। उसकी भावनाओं और इच्छाओं का कोई मूल्य नहीं था। समाज उसे अनाथ, विधवा और स्त्री होने का इतना कठोर दंड दे रहा था। यही स्थिति बिट्टो और बाल विधवा माता की भी थी। बिट्टो भी बाल विधवा थी। जब तक उसके माता पिता जीवित थे वह सुख से रहती थी, परंतु माता पिता की मृत्यु के बाद भाई भाभी उसे बोझ समझने लगे और उससे बोझ से मुक्ति पाने के लिए 54 वर्षीय वृद्ध से उसका विवाह कर दिया जाता है। वृद्ध की मृत्यु के बाद बिट्टो फिर अकेली रह जाती है। वहीं देश श्रमिक की पुत्री को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए एक युवक उससे विवाह करता है, परंतु उसकी मृत्यु के बाद अकेली विधवा युवती को ससुराल स्वीकार नहीं करता। एक अन्य बाल विधवा किशोर वय में बिन विवाही मां बन जाती है। अबोध अकेली युवती को किसी पुरुष ने अपनी वासना पूर्ति का साधन समझा। समाज के भय से उसके परिवार उसे अपनी संतान का त्याग करने को कहता है, पर युवती तैयार नहीं होती। महादेवी उसे अपने संरक्षण में रख लेती है। विधवा को संतान के त्याग पर विवश करने वाले समाज पर की स्थिति पर महादेवी प्रश्न उठाती हुई कहती है, केवल इसलिए कि या तो उस वंचक समाज में फिर लौटकर गंगा स्नान, व्रत, उपवास, पूजा पाठ आदि के द्वारा सती विधवा का स्वांग भरती हुई और भूलों की सुविधा पा सके, या किसी विधवा आश्रम में पशु के समान नीलामी पर चढ़कर कभी नीची कभी ऊंची बोली पर बिके, अन्यथा एक एक बूंद विष पीकर धीरे धीरे प्राण दे। तत्कालीन समाज में विधवाओं का जीवन बहुत कष्टमय था। ये स्त्रियां न अपने मायके में सुख से रह पाई, ना ही ससुराल में। ये वृत्तांत हमें यह सोचने पर विवश कर देते हैं
कि स्त्री का वास्तविक घर कौन सा है और परिवारहीन अनाथ स्त्री का कोई ठिकाना नहीं। स्त्रियों की इस दुर्दशा से पता चलता है कि तत्कालीन समाज में उनका जीवन नरक तुल्य था। स्त्री की दुर्दशा का कारण केवल पुरुष ही नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक मानसिकता भी थी। इस सोच के वशीभूत होकर ननंद, भाभी, विमाता के रूप में स्त्रियां अन्य स्त्रियों पर अत्याचार करती हैं। धन संपत्ति पर अधिकार जमाने के लालच में विधवा स्त्रियों को ससुराल और मायके दोनों की जगह प्रताड़ित होना पड़ता है। रीति रिवाजों के नाम पर स्त्रियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। बिट्टो के प्रसंग में पितृसत्तात्मकता समाज के विषय में महादेवी वर्मा लिखती हैं, अपनी प्रजा को बालतः जय का नाम देने के लिए ही संभवतः वह अनेक विषम परिस्थितियों और संकीर्ण सामाजिक बंधनों में उसे बांधने का प्रयास करता रहा है। धर्म के तथाकथित रक्षक अपने धर्म की रक्षा का सारा भार स्त्रियों पर डाल देते हैं। एक ही स्थिति में स्त्रियों और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग नियम क्यों? 54 वर्ष की वृद्ध 35 वर्षीय बाल विधवा को तीसरी पत्नी के रूप में ब्याह सकता था, परंतु बालपन में विधवा हुई स्त्री के लिए ऐसा कोई विधान नहीं था। इसी प्रकार घीसा की माँ भी विधवा होने के बाद कड़ा परिश्रम कर घीसा का पालन पोषण करती है। समाज के पुरुष अकेला जान उस पर लोलुप निगाहें डालते रहते हैं। असफल रहने पर वह घीसा के जन्म के संबंध में झूठी बातें फैलाते हैं ताकि उसे बदनाम कर सकें। पूरे गांव का झूठ के पक्ष में खड़े रहना घीसा की मां के सच को झुठला देता है। परिणाम स्वरूप घीसा के परिवार का बहिष्कार कर दिया जाता है और हरदम उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। एक विधवा जो स्वावलंबन का जीवन जीना चाहती है, समाज उसे सम्मान से जीने नहीं देना देता, उसके एकांकी जीवन की ओर और भी कष्टमय बना देता है। स्त्रियों के अस्तित्व घुट्टी की तरह पिलाया जाता है। शायद इसलिए परित्यक्ता साभिया अपने बच्चों और सास की देखभाल के लिए कड़ा संघर्ष करती है। जब उसका पति दूसरी स्त्री के साथ वापस लौट आता है तब भी साभिया उन दोनों की देखभाल करती है, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखती है। वह ऐसे समाज की स्त्री है जहां स्त्री से पृथ्वी की तरह सहनशील होने की अपेक्षा की जाती है, चाहे पुरुष उस पर कितने ही अत्याचार करे। पुरुष के दोषों को कोई सजा नहीं, वहीं स्त्री दुख और संघर्ष को अपने जीवन का सहज स्वाभाविक अंग मानने लगती है। महादेवी सभिया को पौराणिक नारीत्व के निकट मानती है। सभिया पति को सर्वत्र मानती है और उसके सुख के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहती है। वह पति के गलत आचरण का विरोध नहीं करती, ना ही उसे पति और सौत से कोई शिकायत है। वह बस जीवन के संघर्ष में जुटी रहती है। नेत्रहीन अलोपी दीन के वृत्तांत में स्त्री का अलग ही रूप सामने आता है। परिश्रम से जीवन व्यतीत करते अलोपी की नवविवाहित पत्नी उसकी मेहनत की कमाई लेकर भाग जाती है। जीवन संघर्ष में रत अलोपी इससे टूट जाता है और आत्मघात कर लेता है। कुएं के मेंढक की तरह जीवन बिताते बदलू कुम्हार और उसकी पत्नी रदिया का जीवन अत्यंत निर्धनता में बीतता है। बदलू अपनी लीक से हटना नहीं चाहता और रदिया अपने कुपोषित बच्चों के साथ अभावग्रस्त जीवन में ही सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती है। इस पर महादेवी टिप्पणी करती हुई लिखती हैं, बदलू जिस वस्तु का प्रबंध नहीं कर सकता वह रदिया के लिए हानिकारक हो उठती है। रदिया की मृत्यु के बाद बदलू कठोर परिश्रम कर मूर्तिकार बन जाता है। इस कृति का अंतिम संस्मरण है कर्मठ पहाड़ी युवती लक्ष्मा के बारे में, जो अपने बूढ़े माता पिता, स्वर्गवासी भाभी और घर के विरक्त भाई के बच्चों की देखभाल करती है। एक मानसिक रोगी से उसका धोखे से विवाह कर दिया जाता है। पति के हिस्से की संपत्ति पर वह अधिकार न जताए इसलिए उसके साथ मारपीट की जाती है और उसे गड्ढे में छिपा दिया जाता है। वहां से वह किसी प्रकार बच निकलती है। मार्ग में भूखी प्यासी लक्ष्मा के भूख मिटाने का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। भूख लगने पर वह पीली मिट्टी का गोला बनाकर खाती है और अपने दिल को तसल्ली देती है कि लड्डू खाया। 3 दिन की यात्रा कर वह मायके आती है, फिर कभी ससुराल नहीं जाती। महादेवी उसे अपने साथ चलकर पढ़ने लिखने को कहती है, परंतु जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी लक्ष्मा कहती है कि दूसरे जन्म में वह अवश्य पड़ेगी। इन सभी पात्रों के जीवन कष्टमय रहे हैं, निर्धनता में बीतते हैं, पर वह अपने कठोर परिश्रम से इन पर विजय पाने में भरसक प्रयास करते हुए भी दिखाई देते हैं। समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता की खाई इतनी गहरी है कि उन्हें केवल अपनी कर्मठता का ही सहारा है। महादेवी इन्हें अपने हृदय के अत्यंत समीप पाती है और वह कमजोर, शोषित और उपेक्षित तबके के प्रतिनिधियों के रूप में उभर कर प्रश्न करते प्रतीत होते हैं। क्या उनके कष्टों में सभ्य कहे जाने वाले समाज की कोई भूमिका नहीं है? उनकी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? धर्म, जाति, जेंडर, अर्थ के आधार पर भेदभाव के भिन्न स्तर
उनके जीवन के विभिन्न कुचक्रों में फंसा देते हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाए, ना ही सभ्य समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाए। महादेवी वर्मा इस कृति को लेखनीबद्ध करने का लक्ष्य बताती हुई लिखती हैं, उनसे पाठकों का सस्ता मनोरंजन हो सके, ऐसी कामना करके मैं इन शत विक्षिप्त जीवनों को खिलौने की हाट में नहीं रखना चाहती। यदि इन अधूरी रेखाओं और धुंधले रंगों की समष्टि में किसी को अपनी छाया की एक रेखा भी मिल सके तो यह सफल है। यह रचना सन 1941 में लिखी गई थी। क्या हमारे समाज में आज भी भेदभाव अपने स्तरों पर विद्यमान नहीं है? यह प्रश्न का उत्तर यदि हाँ है तो निस्संदेह हमारे समाज को अब भी सुधार की अति आवश्यकता है। लक्ष्मा का यह कथन सभ्य समाज के गर्व को चकनाचूर करने के लिए काफी है कि हम क्या तुम्हारे जैसे आदमी हैं? हम तो हैं जानवर, जंगली जानवर। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखा चित्र संग्रह है। इसमें लेखिका ने हमारा परिचय रामा, भाभी, बिंदा, सबिया, बिट्टो, बालिका माँ, घीसा, अभागी स्त्री, अलोपी, बबलू आदि 11 चरित्रों से करवाया है। सभी रेखा चित्रों को उन्होंने अपने जीवन से ही लिया है, इसलिए इनमें अनेक उनके अपने जीवन की विविध घटनाओं का तथा चरित्र के विभिन्न पहलुओं का प्रत्यारोपण अनायास ही हो गया है। उन्होंने अनुभूत सत्यों को जस का तस अंकित करने का जो प्रयास किया है उसमें वह सफल रही है। महादेवी के रेखा चित्रों की यह विशेषता भी है कि उनमें चरित्र चित्रण का तत्व प्रमुख रहा है और कथ्य उसी का एक हिस्सा मात्र है। इनमें गंभीर लोक दर्शन का उद्घाटन होता चला जाता है जो हमारे जीवन की सांस्कृतिक धारा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। असल में जो परंपरा है वह हमारे समाज को किस प्रकार से आज भी बांधे हुए समाज के एक वर्ग को शोषित करती है और एक को शोषक बना देती है, उसकी ओर भी हमारा ध्यान जाता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद विद्यार्थियों। हेलो प्यारे